नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के हिमालय में आज भी एक न्यूक्लियर डिवाइस दबी हो सकती है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो अमेरिका के CIA और भारत की गुप्त संयुक्त मिशन का हिस्सा था। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि नंदा देवी हिमालय की सच्ची और रहस्यमय कहानी है, जिसे लोग आज भी कहते हैं हिमालय का न्यूक्लियर टाइम बॉम्ब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि CIA और भारत ने इस मिशन की शुरुआत कैसे की थी, क्या आज भी रेडियो एक्टिविटी खतरा बना हुआ है, NPT क्या है और भारत ने इसे क्यों नहीं साइन किया है, दुनिया के ऐसे कौन से 9 देश हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं, चेरनोबिल, फुकुशिमा जैसे न्यूक्लियर डिजास्टर से हम क्या सीख सकते हैं और भारत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आगे कैसे बढ़ सकता है। दोस्तों, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंदा देवी और CIA मिशन की शुरुआत कैसे हुई थी? साल था 1960, 1960 का दशक। दुनिया में चल रहा था कोल्ड वॉर और इसी बीच 1962 में शुरू हुआ भारत और चीन का युद्ध। 1964 में चीन का पहला परमाणु मिशन लॉन्च हुआ था और भारत और अमेरिका दोनों चीन से बहुत ज्यादा चिंतित थे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA चाहती थी कि चीन के न्यूक्लियर और मिसाइल टेस्ट पे वो ऊपर से निगरानी रखे, इसीलिए हिमालय की ऊंचाई इसके लिए सबसे ज्यादा सही था और यही से शुरू हुआ था CIA भारत का गुप्त मिशन। भारत ने सीमित और गुप्त रूप से इसे अनुमति दी थी, लेकिन यह सार्वजनिक गठबंधन नहीं था। वह न्यूक्लियर टाइम बॉम्ब क्या था, इसे हम देखते हैं। दोस्तों, यह बात साफ कर देना चाहती हूँ कि यह कोई परमाणु बम नहीं है, बल्कि यह एक प्लूटोनियम से चलने वाला स्पाई डिवाइस है। इसका नाम था SNAP, न्यूक्लियर पावर जनरेटर। लगभग 5 से 7 किलो प्लूटोनियम से ये डिवाइस बना हुआ था। ये रेडियो एक्टिव था और लेकिन ये विस्फोटक नहीं था। लेकिन अगर ये टूट जाए तो रेडिएशन फैल सकता था। डिवाइस कैसे खो गया था? 1965 में CIA और भारत के पर्वतारोहियों ने नंदा देवी चोटी पर चढ़ाई की, लेकिन अचानक भयानक बर्फीला तूफान आ गया और तेजी बर्फबारी के कारण जान को खतरा था। इसीलिए टीम ने डिवाइस को एक बर्फीले दरार में छुपाया और वापस लौट गए। लेकिन अगली बार जब वो वापस लौटे तो डिवाइस वहां से गायब था। ग्लेशियर खिसक चुका था, डिवाइस नीचे दब गया था और यह किसी गहरी खाई में चली गई थी। आज तक इस डिवाइस का कोई भी पता नहीं चल चुका है। क्या अभी रेडिएशन का खतरा है? कोई पुष्टि नहीं की जा सकती अभी तक कि यहाँ पे रेडिएशन का कोई खतरा है, लेकिन खतरा पूरी तरीके से कम नहीं हुआ है, क्योंकि जो डिवाइस में प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव मटेरियल था उसका जो हाफ लाइफ है, मतलब एक रेडियो एक्टिव मटेरियल कितने सालों तक रह सकता है, वो है 24,000 साल। तो दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर रेडिएशन लीकेज हो गया, कितने सालों तक इसका खतरा हमारे मानवता में बना रहेगा। अगर कंटेनर टूट गया तो ग्लेशियर पिघलने पर नदी में यह लीकेज हो सकता है और इससे पर्यावरण में बहुत ज्यादा हानि हो सकता है। आप जानते हैं फुकुशिमा, चेरनोबिल, भोपाल गैस ट्रेजेडी, हिरोशिमा, नागासाकी, सालों तक इसका इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट में और लोगों में बना था। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमें जानना चाहिए कि NPT क्या है और NPT का लिंक भारत से कैसे है। NPT का मतलब है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये एक ट्रीटी है जो शुरू हुआ था 1970 में और इसके हिसाब से जो परमाणु हथियार है इनको हमें फैलने से रोकना चाहिए। 5 देशों ने NPT को साइन किया है और 9 देश न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं। इनमें से जो प्रमुख देश है वो है USA, रूस, UK, फ्रांस और चीन, और बाकी 4 देश है भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं भारत ने NPT को क्यों साइन नहीं किया है। जो भारत का स्टैंड है इसके हिसाब से NPT भेदभाव रखता है, मतलब कुछ देशों को हमेशा हथियार रखने की छूट मिलती है और दूसरों को नहीं मिलती है। भारत कहता है कि यह तो सब निशस्त्रीकरण करे या कोई नहीं। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी भारत में है, उनसे खतरा बना रहता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक स्वतंत्रता की बात भी आ जाती है। इसलिए अभी तक हम लोगों ने NPT को हस्ताक्षरता नहीं दी है।
भारत का परमाणु सफर अगर हम देखें तो 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नामक एक परीक्षण हुआ था जो पोखरान राजस्थान में हुआ था। ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। इसके बाद 1998 में ऑपरेशन शक्ति जो पोखरान 2 है ये लॉन्च हुआ और इसी के बाद भारत को घोषित कर दिया गया एक परमाणु शक्ति देश। लेकिन इसके बाद कोई भी न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं हुआ क्योंकि सर्वोच्च टेस्ट मोरेटोरियम से एक दबाव था। अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण भारत ने कोई भी इसके बाद परमाणु परीक्षण नहीं किया। तो अगर रेडियो एक्टिव लीकेज हो जाए तो भारत को कौन कौन सा खतरा हो सकता है और भविष्य में ये रेडिएशन से बचने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेना चाहिए। पहला तो है वैज्ञानिक निगरानी बढ़ा देना। दूसरा है भारत के जो संस्था है इसरो सैटेलाइट और ड्रोन का उपयोग करना और बढ़ा देना चाहिए। बार्क और DRDO और GSI जैसे ऑर्गेनाइजेशन को संयुक्त टीम गठन करना चाहिए। खुदाई से पहले अगर कोई भी ड्रिलिंग एक्टिविटी हो जाए इससे पहले रिमोट डिटेक्शन करना चाहिए। IAEA की तकनीकी मदद लेना चाहिए और साथ ही स्थानीय लोगों का जो सुरक्षा है इसके बारे में भी हमको बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। नंदा देवी की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, हमारे यहाँ पे हमने बहुत से न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में सुना है। हिरोशिमा नागासाकी 1945 में जो युद्ध के परिणाम से जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, जो चेर्नोबिल 1986 में जो मानव सृष्ट न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ है और फुकुशिमा जो जापान में है 2011 में प्राकृतिक आपदा के कारण यहाँ पे न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। आज तक इन सब जगहों में न्यूक्लियर रिएक्टिविटी दिखी जा रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नंदा देवी की कहानी हमें ये सिखलाती है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आ जाता है। विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रकृति से टकराव नहीं लेना चाहिए और पारदर्शिता और विज्ञान की असमयता को हमें समझना चाहिए। तो ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये भविष्य की चेतावनी है। अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।